नमस्कार, इनलाइटेड इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश बंजारी। आज हमारे साथ साक्षात्कार कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद है अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर। सवालों की शुरुआत करने से पहले आइए हम आपको बता देते हैं कि यह खास कार्यक्रम आज छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्रसारित होने जा रहा है, जिसमें हाल ही के समय में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग संपन्न हुई है। इसके बाद हम ये खास इंटरव्यू केवल आप जैसे दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि देश में नॉलेजेबल और साइंटिफिक लीडर क्या होता है इसकी पहचान आप कर सके। तो शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की एक बड़े सवाल से। इस समय देश में किसान आंदोलन चरम पर है। 26 नवंबर से आंदोलन की शुरुआत हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों के किसान बॉर्डर पर जमे हुए हैं दिल्ली में, जहां पर वे लगातार केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार इन बिलों को कभी भी संशोधन करने के पक्ष में नहीं आ रही है। उल्टे सरकार इसके बचाव में किसान सम्मेलन जैसे आयोजन कर रही है। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि आप भी बहुत सारे बिलों की जानकारी रखते हैं। हाल ही के समय में जो कृषि कानून पास हुए हैं, इन बिलों का कितना इफेक्ट किसानों के ऊपर पड़ सकता है भविष्य में, और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं क्या उनकी मांगे हैं जिसको सरकार सुनने को फिलहाल दिखाई नहीं देती? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई पढ़ के बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं ये तीनों बिल्स की कॉपी दिखा देता हूँ। और ये ऑफिशियल कॉपी है, लोकसभा से जो है वो डाउनलोड की गई है। 3 बिल्स है। एक बिल है जो द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। दूसरा बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। तीसरा द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020। अब ये तीनों जो बिल थे, जो पहले ऑर्डिनेंस थे, बाद में वो एक्ट बन चुके हैं। तो अब ये एक्ट हो गए हैं। अब तो 3 कृषि ये जो कानून हैं, ये 3 कृषि कानूनों पर जो है जो किसान जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर जो बैठे हुए बहुत बड़े पैमाने पर, और देश के भी बाकी भी राज्यों के किसान अपने अपने तरह से जो है इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके पीछे जो है कुछ बहुत जायज़ चिंताएँ हैं। जायज़ चिंता ये है, इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं कि एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसमें जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है। पहली बात कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल सैंक्टिटी जो है, जो एक कानूनी जो उसको स्टेटस होना चाहिए, वो इस बिल्स में नहीं है। अब जो एमएसपी डिक्लेयर करेगी वो राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से करेगी, पर इसका कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है। तो मान लीजिए कुछ राज्यों में अगर एमएसपी को अगर सरकारें प्रॉपर डिक्लेयर नहीं करती हैं और उसका इंडेक्सिंग कॉस्ट एंड प्राइजेस जो है फार्मिंग प्रोड्यूसर्स के, उसके साथ अगर इन्फ्लेशन को काउंट करके अगर इंडेक्सिंग नहीं होता है, तो उसको एनफोर्स करने का कोई मैकेनिज्म जो है वो किसानों के पास नहीं है। पॉइंट नंबर 1 इसके अंदर। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इन्होंने लॉ लाया है कि भाई फार्मर जो आपके जो किसान हैं और जो उद्योगपति है या जो व्यापारी है, वो जो एक एग्रीमेंट बना पाएंगे। उस एग्रीमेंट में जो है इसमें पेनल्टी का तो प्रोविज़न है, बट कहीं पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं है। यानी अगर कहीं कमर्शियल फ्रॉड अगर कोई कंपनी करती है, व्यापारी करता है, तो इसमें कहीं 6 महीने 2 साल की सज़ा का कहीं प्रावधान इसके अंदर नहीं है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जिसको क्वासी जुडिशियल रेमेडी कहते हैं, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर केवल वो जो है वो तहसीलदार और कलेक्टर तक के दिया गया है, जॉइंट सेक्रेटरी तक के दिया गया है। लेकिन अगर फाइनल अपीलेट अथॉरिटी, अगर जॉइंट सेक्रेटरी का ऑर्डर अगर कहीं अपील करना हो, तो वो किसान कहाँ करेंगे? इसके लिए कहीं किसान ट्रिब्यूनल का प्रोविज़न नहीं है, इसमें कहीं कोर्ट का प्रोविज़न नहीं है। और हाई कोर्ट में भी जनरली हम देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट है, प्रोविडेंट फंड का एक्ट है, तो इसमें भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ होते हैं, कमिश्नर लोग ऑर्डर पास करते हैं, लेकिन वो ट्रिब्यूनल में जाता, बाद में हाई कोर्ट में जाता, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। यानी जुडिशियल रेमेडी टोटल इस लॉ में एब्सेंट है। यानी कलेक्टर का जो ऑर्डर है या जॉइंट सेक्रेटरी का ऑर्डर है, उसको वो अपील नहीं कर पाएंगे किसान। ये 3-4 मोटी बातें हैं। चौथी बात है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई ज़मीन जाने का इसमें खतरा नहीं है। मैं कहता हूँ ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट भले इसमें नहीं है, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह हो कि किसान जो है उसको अगर घाटा हो जाए, तो ज़मीन बेचने पर भी विवश हो सकता है। और ऐसे समय में अगर जो उद्योगपति है या जो व्यापारी है वो सीधे जो है ज़मीन नहीं खरीदेगा, थर्ड पार्टी से खरीद के भी जो है वो किसान को मजबूर कर सकता है। शॉर्ट में अगर कहूँ तो ये जो तीनों बिल हैं वो व्यापारियों को और जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको ज़्यादा फेवर करते हैं किसानों के मुकाबले में। इस लिहाज से जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया में भी कई किसान परिवारों के लोग हैं, और हम जो है उनके आंदोलन के साथ प्रमुख मुद्दों के
साथ में उनके साथ में है। और बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, तो मैं और आपके शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी जी को ये नहीं मालूम कि आलू ज़मीन के नीचे होता है या ऊपर होता है। गन्ना जो है, गुड़ जो है गन्ने से निकलता है या मशीन से निकलता है। तो मैं शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी ने कौन सी खेती की वो बताएं, और स्मृति ईरानी जो है कौन सी खेती करके इस किसान आंदोलन के ऊपर जो 12वीं जो है वो पास नहीं है, इस कानून का बड़ा उद्बोधन कर रही है। तो शिवराज सिंह चौहान ये बताए कि जो स्मृति ईरानी ने कौन सी खेती की टेलीविज़न सीरियल्स के अंदर में। और नरेंद्र मोदी जी को जो है मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, आह्वान दे रहा हूँ कि आपके अंदर अगर इतनी बौद्धिक क्षमता है प्रधानमंत्री के अंदर, और जो कृषि मंत्री है तोमर जी उनके अंदर अगर बौद्धिक क्षमता है, या रविशंकर प्रसाद के अंदर यदि बौद्धिक क्षमता है, तो एक बात है, मैं तो अभी संसद में नहीं हूँ, एक विशेष सत्र संसद का बुला ले, उस पर जो है इसको जो है वो डिबेट कर ले, क्योंकि आपने पास करते वक्त तो डिबेट नहीं किया। संसद ने आँख कान और दिमाग बंद करके ये बिल को पास किया है, तो उस पर डिबेट करा ले, डिस्कशन करा ले। और यदि प्रधानमंत्री में अगर इतनी बौद्धिक क्षमता है, तो एक ओपन चैलेंज मैं दे रहा हूँ आज किसानों की तरफ से, नेशनल टेलीविजन पर डिबेट करा ले, बहुत सारे किसान भी उसमें आ जाएंगे। और अगर कोई तैयार नहीं होगा, वैसे तो बहुत लोग तैयार हो जाएंगे, तो विजय मानकर से डिबेट करके ये कन्विंस कर ले कि ये बिल जो है उनके फ़ायदे के हैं, तो हम मान जाएंगे कि आपकी बात सही है। एक तरफी मन की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। एक समय ये भी था कि हम देखते थे देश में जब भी लॉ और पॉलिसियाँ बनती थी संसद के माध्यम से, तो उसके ऊपर डिबेट होता था, डिस्कशन होता था, और साथ में मीडिया सरकार से सवाल भी पूछता था अगर आंदोलन होते थे। लेकिन आज सरकार से सवाल पूछने के बजाय मीडिया जो है आज आंदोलनकारियों को कभी खालिस्तानी बता रहा है, कभी उनके ऊपर ही सवाल उठा रहा है। मतलब सरकार की भाषा में वो बताने की कोशिश कर रहा है देशवासियों को कि ये किसान आंदोलन नहीं है। इसको आप किस रूप में देखते हो? दूसरी चीज़ें ये है कि हमने देखा है कि सरकार ने 2014 के बाद में जितनी भी नीतियाँ या जो भी लॉ बना है, उससे देश को नुकसान ही हुआ है, देश को फ़ायदा नहीं हुआ है। चाहे नोटबंदी में लोगों की मौत हुई है, कोरोना की वजह से मौत होना एक अलग बात है कि वायरसेस से मौत हुई है, लेकिन नोटबंदी से मौत हुई है, और अभी किसान आंदोलन में लगभग 20 किसानों की मौत होगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए कोई क्या प्रोविज़न है ऐसा कि ऐसे लोगों की मौत होते हैं? देखिए, भारत के किसानों को या अन्नदाताओं को जो अपना पसीना खून पसीना एक करके अनाज उगाते हैं, उन्हें खालिस्तानी कहना, उन्हें आतंकवादी कहना, उन्हें जो है वो गुंडे कहना, उन्हें जो है टुकड़े टुकड़े गैंग कहना, मैं ये कहता हूँ कि आरएसएस, बीजेपी और मोदी कैबिनेट का दिवालिया दिखाता है कि इनका बौद्धिक दिवालियापन निकल गया है। देखिए, क्योंकि वो इस लॉ को डिफेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये लॉ डिफेक्टिव लॉ है। लोगों ने इसको फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको डिस्कशन और डिबेट के लेवल पे टीयर अपार्ट कर सकते हैं कि ये लॉ डिफेक्टिव लॉ है, ये ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन से सुसम्मत नहीं है, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ के जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं उसको फुलफिल नहीं करता है। रूल ऑफ लॉ के बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं? रूल ऑफ लॉ का बेसिक पैरामीटर्स है कि फेयर प्रोसीजर होना चाहिए। फेयर जो है फ्रेमिंग करने में फेयर प्रोसीजर क्या होती है कि पहले जो है सरकार ने बताना चाहिए कि हम इस तरह का कानून बनाना चाह रहे हैं, उसका कुछ दस्तावेज देना चाहिए, उसके ऊपर लोगों के व्यू लेना चाहिए, फिर उसको बिल के फॉर्म में फाइनलाइज करना चाहिए, फिर उसको डिक्लेयर करना चाहिए, फिर कहना चाहिए कि भाई क्लॉज बाय क्लॉज, सेक्शन बाय सेक्शन जो है आप बताइए कि कहीं इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या। फिर उसको फाइनल करके जो है फिर संसद ले जाना चाहिए। फिर संसद में जो मेंबर पार्लियामेंट्स है उनको जो है वो ये चांस देना चाहिए कि वो अपने व्यू दे, अमेंडमेंट्स को मूव करे, और एक फुल्ली डेलिब्रेशन होकर जो है फिर इस पर वोटिंग हो। ज़रूरत हो अगर संसद में ये पूरा नहीं हो रहा है तो सिलेक्ट कमेटी को भेजा जा सकता है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। इसके रूल्स भी है बिजनेस ऑफ हाउसेस के अंदर में, दोनों हाउसेस के बिजनेस ऑफ रूल्स है। इसको फॉलो ना करते हुए और कोई भी लॉ जब तक इक्वालिटी इन लॉ नहीं है, यानी किसान और उद्योगपति के बीच में और व्यापारियों के बीच में जो है ये बिल जो है यदि व्यापारियों को और किसानों को फेवर करता है तो इक्वालिटी इन लॉ नहीं है। फिर फेयरनेस, जॉन रॉल्स ने कहा है कि जस्टिस एज फेयरनेस होना चाहिए। जब तक उसमें न्याय की जो है वो उपलब्धि नहीं होती तब तक वो कानून जो है रूल ऑफ लॉ का लॉ नहीं माना जाता। तो ये लॉ डिफेक्टिव लॉ है, ये मानव अधिकार और संविधान से सुसंगत नहीं है। और ऐसे समय में किसानों को जो बीजेपी सरकार गाली दे रही है, ये उनका बौद्धिक दिवालियापन जो है वो दिखाता है कि वो डील नहीं कर पा रही है चीज़ों को। दूसरी बात, जो किसान 30 के ऊपर किसान शहीद हुए इसके अंदर उनको हम आदरांजलि देते हैं और उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, 1 करोड़ रुपए तक का कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। अगर सरकार में कोई भी नैतिकता जो है वो है, वैसे तो संविधान में इसका कोई प्रोविजन नहीं है, ये तो एक हमारे लूप होल है, लेकिन संविधान में ना भी हो लेकिन सरकार अगर चाहे तो स्पेशल प्रोविजंस में वो दे सकती है। तो 1 करोड़ तक का कंपनसेशन देना चाहिए, उनको नौकरी देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सरकार हमारी संवेदनशील है
और हठधर्मी नहीं है और मानवता से चलती है, ये जो है वो प्रूव होगा। अदरवाइज ये सरकार हठधर्मी सरकार है, ये प्रूव होगा। देश के पीएम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र पर लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, लोकतंत्र पर कसीदे करते हैं, प्री हिस्ट्री से लेके मॉडर्न इंडिया के ज़माने में, मॉडर्न कंटेक्स्ट में भी वो लोकतंत्र के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि भारत बहुत पुराने समय से लोकतंत्र था। लेकिन आज जब लोकतांत्रिक तरीके से लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनके आंदोलन को कुचलने के प्रयास होते हैं। या शीतकालीन सत्र अभी रद्द कर दिया गया सरकार के द्वारा, इन बिलों के ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए था, ऐसा नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़ हम ये भी देखते आ रहे हैं कि 2014 के बाद से देश में महंगाई भी बढ़ी है बड़े पैमाने पर, लेकिन महंगाई पर 2014 के बाद से ही कोई डिबेट और विपक्ष ने नहीं उठाया और ना ही इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुआ। इन सबको किस रूप में देखते हैं? देखिए, संसद का सत्र अगर कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है तो कोरोना फिर बिहार चुनाव में कहाँ गायब हो गया, अब बंगाल चुनाव में कहाँ गायब हो गया। यानी जब बीजेपी को ज़रूरत होती है तो लाखों लोगों की सभाएं हो जाती है और वहाँ कोरोना जो है वो नहीं फैलता है। और अगर संसद सोशल डिस्टेंसिंग करके अगर बैठ जाए तो कोरोना कहाँ से हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कोरोना एक बहाना है और ये बहाना की वजह से जो है वो तो बेसिकली बीजेपी सरकार इस पर डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए डर रही है, इसलिए उसने संसद का सेशन जो है वो नहीं बुलाया है। दूसरा, जब किसान आंदोलन चल रहा है तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक का जो है एक बहाना ढूंढ रही है पाकिस्तान के ऊपर ताकि ध्यान डाइवर्ट हो सके। ये तमाम जो चीज़ें जो बीजेपी सरकार कर रही है वो इससे भागने के लिए कर रही है। रही बात अर्थव्यवस्था की बात तो बहुत, आज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कह रहे थे 2025 तक, तो अभी तो जीडीपी -23.9% से अभी -8% तक के जो है वो संभल रहा है। लेकिन प्लस में आने के लिए तो इसको और समय लगेगा और इसका प्रमुख कारण है कि गलत जो नोटबंदी किया, गलत ढंग से जो जीएसटी किया, अभी किसान बिल जो है गलत ढंग से जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बीजेपी सरकार को इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना चाहिए था, वो ना करने की वजह से इंडिया जो है ग्रोथ में पीछे आ रहा है चाइना, अमेरिका और साउथ कोरिया और जापान और ब्राज़ील और बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में। तो बीजेपी सरकार की जो आर्थिक नीति और शिक्षा नीति है वो सही नहीं होने की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार को या तो ये सब आता नहीं, ये भारत की सबसे भोंदू सरकार है, या तो ये सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है भारत के लोगों को तकलीफ में रखने के लिए, बर्बाद करने के लिए। और अंबानी अडानी जैसे जो उद्योगपति है, जो हुरून का जो इनइक्वालिटी का जो डेटा है जो पब्लिश हुआ है 2019 में, वो कहता है कि भारत की 953 परिवारों के पास में, 953 जो उद्योगपति है उनके पास में 54 लाख करोड़ रुपए का वेल्थ है, यानी 27% जो जीडीपी है लगभग 200 लाख करोड़ का, वो केवल 953 यानी 1000 लोगों के पास लगभग जो है 30% जीडीपी है भारत का। तो ये उनके पास कैसे आ गया? तो हम ये देख रहे हैं कि वही है कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बैंकिंग घोटाले हो रहे हैं और इस तरह की तमाम पॉलिसी से जो है वो लोगों के पास संपत्ति ट्रांसफ़र हो रही है और भारत का एवरेज आदमी जो है जहाँ है वहीं है या वहाँ से पीछे जा रहा है। किसान आंदोलन से जुड़ा ही एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब भी आंदोलन होते हैं तो सरकार इसमें विपक्ष को टारगेट में लेती है, विपक्ष की कमजोरियों को ढूंढकर उसको जनता के सामने लाने का प्रयास करती है। हाल ही के समय में किसान आंदोलन को लेकर सरकार के द्वारा स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर 2006 की जो रिपोर्ट है उसको लेकर अब विपक्ष के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन स्वामीनाथन की जो कंप्लीट रिपोर्ट है उसमें भूमिहीनों की भी बात की गई है, स्मॉल होल्डर्स की भी बात की गई है। तो इसको लेकर आप किस रूप में देखते हैं, इसको लेकर आपकी क्या थिंकिंग? देखिए, 56% जो परिवार हैं हमारे देश के वो भूमिहीन हैं और भूमिहीनों को अभी बीजेपी की सरकार है कई राज्यों के अंदर में, तो और ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो भाई भूमिहीनों को भूमि देना ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब जैसे पड़ोस में उड़ीसा है, हमने प्रयास किया लैंड टू लैंडलेस, तो उड़ीसा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। हम छत्तीसगढ़ में आज बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में जो है हम राष्ट्रीय लेवल का जो है वो अभी कैसे 2023-24 में करना है इसके लिए मीटिंग किया है। तो यहाँ पर जो है वो पैसा नियम जो है वो पास किए हैं, पास करने की तरफ जा रही है असेंबली जो है। यहाँ पर आदिवासियों को शेड्यूल्ड एरिया में और जो बाकी गांव के लोग हैं शेड्यूल्ड एरिया में उनको शेयर होल्डिंग के और पार्टनरशिप के अधिकार देने की तरफ में जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जा रही है। तो बीजेपी के जो सरकारें हैं पूरे देश में, वो ये जो 56% जो भूमिहीन लोग हैं उनको 5-5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर जो है वो सींची जमीन दे दे। ये तो स्वामीनाथन कमीशन का जो है वो रिपोर्ट है, एक प्रमुख रिपोर्ट है। फिर जो स्वामीनाथन कमीशन ने जो प्राइजेस का फार्मूला दिया, वो फार्मूला में जो है 2 गुना तो अभी तक के नहीं आया, और अगर उसको इंडेक्सिंग किया जाए इन्फ्लेशन यानी महंगाई के साथ तो उसका रेट तो और कुछ ज़्यादा हो सकता है, उस पर अभी तक नहीं किया है। एमएसपी अभी भी जो है वो 10% भी जो एमएसपी में फसल नहीं खरीदी जाती है पूरे देश के अंदर में। तो ये जो तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ, अगर मोदी सरकार को 2014 से किसने रोका था स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए?
और आज स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो उनके मुंह पर आ रही है, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा बीजेपी के लोगों को, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नीति अभी बच्चन छत्तीसगढ़ राज्य के, मध्य प्रदेश राज्य के, राजस्थान राज्य के, झारखंड राज्य के और उसके साथ देश में जितना इलेक्शन हुआ 2019 का, उसको उठा के देख ले। हमारा जो नीति अभिवचन है उसमें हमने कहा था कि एपीआई स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेगी। तो हम जब कहते हैं तब वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी संसद को लेके मैंने 2017 में 10 बिल दिए, उसके बाद 888 सांसद करने की जो है उनको जो है होश आया। तो अगर वो कह रहे कि कांग्रेस ने 2006 से जो है लागू नहीं किया, तो 2014 से मोदी सरकार को किसने रोका था स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने के लिए? तो मैं समझता हूँ ये बहाना है, तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो ये उनको कुछ करना नहीं है, लेकिन दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करना, ये तो उनका स्टाइल है मोदी जी का। किसान आंदोलन से आगे बढ़ते हैं सर। अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि हाल ही के समय में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के दिन नए पार्लियामेंट के भवन के लिए भूमि पूजन किया गया। इसे लेकर कई विपक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि पार्लियामेंट की अभी आवश्यकता नहीं थी, पार्लियामेंट के नए भवन की, इसमें इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप लगातार इन चीज़ों के ऊपर बात करते आ रहे हैं कि पार्लियामेंट का विस्तार होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंसी का विस्तार होना चाहिए और इनकी संख्या बढ़ना चाहिए। तो इस पूरे पार्लियामेंट के जो भूमि पूजन हुआ, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक तो भूमि पूजन जो हुआ है वो गलत ढंग से हुआ है, धार्मिक विधि उसमें की गई। मैं ये समझता हूँ कि लोकतंत्र में और अधिकारों में, संविधान में धर्मों का कोई रोल नहीं है। रादर धर्मों से संघर्ष करके ही लोकतंत्र का, अधिकारों का जो है वो विकास हुआ है, अगर हम पूरी दुनिया का इतिहास को पढ़ते हैं तो एक तो जो विधि की गई वो गलत ढंग से की गई। लेकिन दूसरी बात जो है कि भारत में सांसदों की संख्या बढ़नी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में अभी 25 लाख पर लगभग एक सांसद का रेशो हो रहा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अप्रातिनिधिक हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो 7 लाख से भी कम पर एक सांसद है, ब्रिटेन में 1 लाख से भी कम एक सांसद है, और चाइना जो लोकतांत्रिक देश नहीं उसमें भी 4 लाख से कम पर एक प्रतिनिधि है, क्यूबा में 16-20 हज़ार से कम पर एक प्रतिनिधि है, जर्मनी में भी जो है वो 3 लाख से कम पर एक प्रतिनिधि है। ऐसे समय में 25 लाख पर हमारा एक सांसद होना ये बड़ा अप्रातिनिधिक रेशो था। ये सांसद बढ़ाने की जो है वो ज़रूरत थी। ये तो 1976 से सीलिंग लगाया गया, पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसलिए, पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसलिए सांसद नहीं बढ़ना चाहिए, ये कोई बात ठीक नहीं है। उसको अगर साउथ इंडियन स्टेट्स को कोई अगर डिसएडवांटेज है तो उनको वेटेज दिया जा सकता है, 2, 4, 5 सीटों का, वो फार्मूला बनाया जा सकता है। पर सांसदों की संख्या बढ़ रही है देश में, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। और 1000 करोड़ देश के लोकतंत्र को और प्रातिनिधिक बनाने के लिए जो है, भागीदारी पूर्ण बनाने के लिए कोई गलत बात नहीं है। तो 1000 करोड़ का अगर पार्लियामेंट बनता है और अगर 50 साल 100 साल अगर देश की सेवा करता है और हमारे जैसे लोग और अच्छे लोग अगर संसद में जाते हैं तो उससे भारत में समस्याएं सॉल्व होगी। तो संसद बनना कोई बुरी बात नहीं है, 1000 करोड़ बड़ी बात नहीं है, विधि गलत ढंग से हुई है। देश में लगातार जब भी चुनाव आते हैं धर्म की राजनीति हावी हो जाती है, चाहे बीजेपी की ओर से हो या फिर विपक्षी दलों की ओर से धर्म को प्रोपोगेट किया जाता है, लेकिन पॉलिसियों पर, लॉ पर और लोगों के कल्याण के और विकास परक नीतियों के ऊपर कभी चर्चा नहीं होती है। अभी बंगाल चुनाव आने को भी है और अभी से वहाँ पे जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? और दूसरी चीज़ें, देश में कुछ राज्य सरकारों के द्वारा एक लॉ बनाया जा रहा है, एक अध्यादेश लाया गया है लव जिहाद के नाम से। पहले यूपी सरकार ने लाई, अब मध्य प्रदेश सरकार भी बोल रही है। तो इसमें क्या मुस्लिमों को ही नुकसान होगा या मुस्लिमों को टारगेट किया जाएगा? दूसरी कम्युनिटी के लोग भी इसमें टारगेट बनेंगे? नहीं, दूसरे कम्युनिटी के भी बन सकते, पर प्रमुखता तो मुस्लिम बनेंगे। देखिए, कोई भी कानून अगर लिबर्टी को और इक्वालिटी को वायलेट करता है, अगर जस्टिस को वायलेट करता है, तो वो कानून मानव अधिकार और संविधान सम्मत नहीं है। मेरे लिहाज से लव जिहाद के जो कानून हैं वो समता का जो है वो उल्लंघन करते हैं, स्वतंत्रता का, व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, उसका उल्लंघन करते हैं, न्याय का भी उल्लंघन करते हैं। और एक तरह की कम्युनल लॉज है, तो कम्युनल लॉज जब भी आता है तो डेमोक्रेटिक स्टेट से थियोक्रेटिक स्टेट बनाने की स्टेप होती है। इस लिहाज से ये कानून बहुत डेंजरस है। पहले काऊ के ऊपर लॉ बनाए गए, अभी लव जिहाद के ऊपर बनाए गए, फिर राम मंदिर का हमने देखा है कि निर्णय जो है वो कोई संयुक्तिक नहीं रहा है। तो भारत को डेमोक्रेटिक स्टेट से थियोक्रेटिक स्टेट बनाने की जो एक डर है, हिंदू राष्ट्र का जो संकल्पना रही आरएसएस बीजेपी की, उसके तरफ में जो है ये धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं है इंडिया के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर 2 प्रेमी युगल है, अगर वो राजी भी है शादी करने के लिए, वो शासन प्रशासन के सामने अपनी बातें भी रखते हैं कि हम राजी है, दोनों बालिग हो चुके हैं और शादी करने के लिए तैयार है, फिर भी उनके माँ बाप की वहाँ पे परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर माँ बाप ने अगर इसको सहमति नहीं दी तो ऐसे में उनको 10 साल की सज़ा हो सकती है, 5 साल की सज़ा हो सकती है, ऐसा क्यों? तो मैं समझता हूँ कि फिर 18 साल जो वोटिंग देने का अधिकार है उसको भी निरस्त करना पड़ेगा, उसके लिए भी माँ बाप की परमिशन लेना पड़ेगा। देखिए जो राइट्स है वो इंडिविजुअल उसका आधार होता है, व्यक्ति आधार है। जितना भी ह्यूमन राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स है, उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट समाज नहीं है, परिवार नहीं है, उसका यूनिट जो है वो इंडिविजुअल है। मैं एक व्यक्ति हूँ, मुझे ये समझ है, मेरे अधिकारों की, मेरी ड्यूटीज़ की समझ है, इसलिए मुझे वोटिंग राइट मिलता है, इसलिए मुझे जॉब करने का राइट मिलता है IAS IPS में, या मुझे बिजनेस करने का राइट है, मुझे बोलने का राइट है। जब ये सब राइट्स मिले जो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिविजुअल के आधार पे मिले, तो परिवार की सम्मति का जो इश्यू है 18 साल के बाद, मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो ऐसे लॉ को जो है अगर असेंबली बना रही है तो मैं समझता हूँ कि देश के लेजिस्लेचर्स को कैसे कानून बनाना ये मालूम नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं वीकनेस है, उसकी वजह से पार्लियामेंट और असेंबलीज ऐसे लॉ बना रही। उसके लिए पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी का प्रोविजन संविधान में लाना पड़ेगा, और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का प्रोविजन लाना पड़ेगा, और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का भी प्रोविजन लाना पड़ेगा। तो जो मैंने 16 बिल दिए उसमें के जो 6 बिल हैं, 2 बिल मानव अधिकारों के, 2 बिल जो है वो आदिवासियों के सेकंड जनरेशन के इंडिजिनस राइट्स के, और 2 बिल जो अभी रिजर्वेशन पे दिए उसमें इसका प्रयास किया है मैंने कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी फिक्स हो। अधिकारों की ही बात हो चली है तो एक महत्वपूर्ण अधिकारों के तौर पर इस समय देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार को माना जा रहा है। इस दिवस पर बड़े बड़े आयोजन दुनिया में होते हैं, लेकिन हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियां आज भी मानव अधिकारों को दरकिनार कर रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मानव अधिकारों पर बात नहीं हो पा रही है। इसके क्या कुछ नुकसान देश में लोगों को भुगतने पड़ रहा है? इसका नुकसान तो 1949 से ही हम लोग भुगत रहे, क्योंकि हमारी संविधान सभा ने जो है उस समय में भी मानव अधिकार ये शब्द भी जो है संविधान में नहीं लाया, जबकि भारत ने जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 को साइन किया, जो 10 दिसंबर को डिक्लेयर हुआ। फिर सितंबर 1945 को UN चार्टर को हमने साइन किया, उसमें ह्यूमन राइट्स वर्ड है। UDHR तो पूरा डिक्लेरेशन ही ह्यूमन राइट्स का है, हमने ह्यूमन राइट्स वर्ड भी हमारे प्रियम्बल या कहीं फंडामेंटल राइट्स में यूज़ नहीं किया। उसके बाद 1966 में इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स आए, उसको कांग्रेस की गवर्नमेंट ने फिर साइन नहीं किया, साइन करने के बावजूद जो है संविधान में नहीं लाया। और उसके वजह से जो हमारे सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन ऑफ जो फंडामेंटल राइट्स एक्सपांड होने चाहिए थे, जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, जिसको दूसरी पीढ़ी के अधिकार बोला जाता है, उसके बाद सामूहिक अधिकार जो राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू एनवायरनमेंट और राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में आने में दिक्कत हुई है। तो ये जो सिलेक्टिवनेस रहा है भारत के अंदर संविधान बनने से लेके बाद में भी आज तक, मैं समझता हूँ उसी के वजह से भारत में इतना राइट्स का वायलेशन है और इतना डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो कास्ट का हो या एथनिसिटी का हो, इंडिजिनस पीपल के साथ का हो या महिलाओं के साथ का हो। तो ह्यूमन राइट्स की बात तो अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया करने वाली पहली पार्टी है देश में, और इसकी खुशी है मुझे कि देर सवेर क्यों ना हो लेकिन इस पर ध्यान आ रहा है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ममता बनर्जी ने 10 तारीख के जो है डिक्लेयर किया कि भाई हमने मानव अधिकारों के लिए क्या किया, और 19 कोर्ट ह्यूमन राइट्स के बंगाल में बने। तो मैं समझता हूँ कि कुछ राज्य सरकारें इसको सीरियसली ले रही। नहीं, आंदोलन में तो हम CA के आंदोलन में भी लिमिटेडली जो है वो हमने पार्टिसिपेट किया था। किसान आंदोलन भी हम लोगों ने मुद्दों के बेस पे, तो हम साथ में ही किसान आंदोलन के, और बगैर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़े जो है राइट टू प्रोटेस्ट तो फंडामेंटल राइट है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है। तो लिमिटेड वे में हम भी आंदोलन जो है वो करेंगे ताकि जनता को, देश को जो जनता को जो है ये बात समझ में आए। लेकिन जो आंदोलन आखिर रूल ऑफ लॉ में कन्वर्ट नहीं होता, राइट्स में कन्वर्ट नहीं होता, वो आंदोलन जो है वो बड़े पैमाने पर व्यापकता से सक्सेस नहीं होता है। और भारत में हमने देखा कि आंदोलन कई होते हैं पर संविधान में उसका प्रोविज़न नहीं आता, लॉज में प्रोविज़न नहीं आता। हमारा ज़्यादा जो एम्फेसिस है वो इस पर है कि भारत के संविधान में ये राइट्स आए और ये तमाम लॉज के अंदर में ये राइट्स और तमाम प्रोटेक्शंस हैं, उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान है। अधिकारों की जब बात होती है तो इसके लिए संघर्ष भी करना पड़ता है, आंदोलन होते हैं, हर पार्टी आंदोलन को अख्तियार करती है ताकि अधिकारों की बात हो सके। आपकी पार्टी इस समय ऐसे आंदोलनों को लेकर क्या कुछ कर रही है, क्या आंदोलन करेगी भविष्य में, चूँकि अभी API बड़े आंदोलनों में सहभागिता नहीं दिखा पा रही है? नहीं, आंदोलन में तो हम CA के आंदोलन में भी लिमिटेडली जो है वो हमने पार्टिसिपेट किया था। किसान आंदोलन भी हम लोगों ने मुद्दों के बेस पे, तो हम साथ में ही किसान आंदोलन के, और बगैर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़े जो है राइट टू प्रोटेस्ट तो फंडामेंटल राइट है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है। तो लिमिटेड वे में हम भी आंदोलन जो है वो करेंगे ताकि जनता को, देश को जो जनता को जो है ये बात समझ में आए। लेकिन जो आंदोलन आखिर रूल ऑफ लॉ में कन्वर्ट नहीं होता, राइट्स में कन्वर्ट नहीं होता, वो आंदोलन जो है वो बड़े पैमाने पर व्यापकता से सक्सेस नहीं होता है। और भारत में हमने देखा कि आंदोलन कई होते हैं पर संविधान में उसका प्रोविज़न नहीं आता, लॉज में प्रोविज़न नहीं आता।
हमारा ज़्यादा जो एम्फेसिस है वो इस पर है कि भारत के संविधान में ये राइट्स आए और ये तमाम लॉस के अंदर में ये राइट्स और तमाम प्रोटेक्शंस हैं, उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान है। आप एपीआई को पान इंडिया पार्टी बोलते हैं, सेंटर टू लेफ्ट पार्टी बताते हैं, सेंटर टू बॉटम पार्टी बताते हैं। एपीआई इस समय कितने राज्यों में है और एपीआई की क्या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देश में वो इस समय राजनीतिक तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो? देखिए 22 से 25 राज्यों में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक और पश्चिम भारत से लेके पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ तक अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया स्प्रेड हो रही है और कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ये एक अलग विषय है। और देश में हम एक अखिल भारतीय स्तर की पार्टी करके प्रस्थापित हुए हैं और भारत की सबसे अनुपम पार्टी, यूनिक पार्टी करके हम एस्टेब्लिश हुए, क्योंकि एपीआई एकमात्र ऐसी पार्टी है जो साइंस और ह्यूमनिज्म पर बेस्ड है, जो ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, वेरियस पॉलिसीज़ पर बेस्ड है, जिसको हम कॉस्मो ह्यूमनिज्म कहते हैं। तो ये साइंस, नॉलेज एंड सोल्यूशंस का जो रास्ता है उससे एपीआई बहुत बड़ी जो है वो विशिष्ट पार्टी करके उभर रही है। और अब चुनाव में जीतने का बस हमें समय है। जब चुनाव में 23-24 में हम जीतना शुरू करेंगे तो फिर देश के लोगों को समझेगा एपीआई का इम्पोर्टेंस क्या है। आप एपीआई को पान इंडिया पार्टी बोलते हैं, सेंटर टू लेफ्ट पार्टी बताते हैं, सेंटर टू बॉटम पार्टी बताते हैं। एपीआई इस समय कितने राज्यों में है और एपीआई की क्या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देश में वो इस समय राजनीतिक तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो? देखिए 22 से 25 राज्यों में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक और पश्चिम भारत से लेके पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ तक अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया स्प्रेड हो रही है और कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ये एक अलग विषय है। और देश में हम एक अखिल भारतीय स्तर की पार्टी करके प्रस्थापित हुए हैं और भारत की सबसे अनुपम पार्टी, यूनिक पार्टी करके हम एस्टेब्लिश हुए, क्योंकि एपीआई एकमात्र ऐसी पार्टी है जो साइंस और ह्यूमनिज्म पर बेस्ड है, जो ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, वेरियस पॉलिसीज़ पर बेस्ड है, जिसको हम कॉस्मो ह्यूमनिज्म कहते हैं। तो ये साइंस, नॉलेज एंड सोल्यूशंस का जो रास्ता है उससे एपीआई बहुत बड़ी जो है वो विशिष्ट पार्टी करके उभर रही है। और अब चुनाव में जीतने का बस हमें समय है। जब चुनाव में 23-24 में हम जीतना शुरू करेंगे तो फिर देश के लोगों को समझेगा एपीआई का इम्पोर्टेंस क्या है। बंगाल में भी लड़ेंगे, असम में भी लड़ेंगे, तमिलनाडु में भी लड़ेंगे, आगे आने वाले यूपी के अंदर में भी जो है वो एपीआई जो है वो चुनाव लड़ेगी, कहीं ज़्यादा कहीं कम जैसी तैयारी, लेकिन चुनाव में पार्टिसिपेशन हम हर जगह करेंगे। आगामी समय में बंगाल है, असम है और केरल जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, साथ में यूपी में भी बहुत जल्दी चुनाव होंगे इसके बाद में, तो इसको लेकर कुछ तैयारी है एपीआई की? बंगाल में भी लड़ेंगे, असम में भी लड़ेंगे, तमिलनाडु में भी लड़ेंगे, आगे आने वाले यूपी के अंदर में भी जो है वो एपीआई जो है वो चुनाव लड़ेगी, कहीं ज़्यादा कहीं कम जैसी तैयारी, लेकिन चुनाव में पार्टिसिपेशन हम हर जगह करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल, हाल ही के दिनों में आपकी ओर से ये संदेश आया था कि आपके द्वारा 10 दिसंबर को 2 रिजर्वेशन के बिल पार्लियामेंट को दिए गए हैं। अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें ये रिजर्वेशन के बिल में क्या प्रमुख बातें हैं जिसको आपने प्रोपोगेट किया है और सरकार के ऊपर बात करने की कोशिश कर? देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ बातें कहते आए हैं कि भाई रिजर्वेशन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, SC/ST OBC के लोगों का, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट है, यानी गवर्नमेंट चाहेगी तो देगी नहीं तो नहीं देगी, आप इसको एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते। और उसके लिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज को ही बेसिस बनाया है, आर्टिकल 16(4) की लैंग्वेजेस को ही बेसिस बनाया है, 335 के लैंग्वेज को बेसिस बनाया है। तो संविधान के जब हम अच्छे से रीड करते हैं तो कुछ बातें उसमें अच्छी थी, कुछ बातों में जो है वो कहीं वीकनेसेस भी नज़र आती है। तो मैंने जो 2 बिल बनाया वो अभी ब्रीफली 6-7 बातों का प्रोविज़न करते हैं। एक, इसको ये रीजनेबल राइट करके एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, OBC को रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो है वो प्रोविज़न कर रहे हैं 16(4)A में। तीसरा जो है वो SC/ST OBC का जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा दिया जा सकता है अगर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को दूर करना हो और रिप्रेजेंटेशन का इशू हो, ज़रूरत है तो ये इसको एस्टेब्लिश करते हैं। फिर लैटरल एंट्री आर्टिकल 309 से लेकर 311 तक जो प्रोविज़न है, तो अगर लैटरल एंट्री कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से तो उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए, इसको प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का निजीकरण हो रहा है तो उसके बावजूद उसमें रिजर्वेशन कंटिन्यू हो, ये इसका प्रोविज़न करते हैं। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में रिजर्वेशन का प्रोविज़न आए और साथ में महिलाओं को और ज्योग्राफिकल बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन हो, ये इसका प्रोविज़न करते हैं। जुडिशरी को स्टेट करके डिफाइन किया करने का इसमें आर्टिकल 12 को मैं अमेंड किया। और रिजर्वेशन के साथ साथ अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर, ये SC/ST OBC के अलावा माइनॉरिटीज़ को और जो किसान और ग्रामीण क्षेत्र के और जंगल क्षेत्र के लोग हैं और महिलाओं को, उनको अफर्मेटिव एक्शन हो कुछ एक रीजनेबल प्रोपोर्शन तक, ये बिल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और 10 तारीख को मैंने पार्लियामेंट को प्रेजेंट किया है। अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट चाहेगा तो इंडिविजुअल या प्राइवेट मेंबर बिल करके उसको टेबल कर सकता है।
अन्यथा मैंने इसको रिप्रेजेंट तो कर दिया पिटिशनिंग सिस्टम से। आप हमेशा से आदिवासियों के अधिकारों को लेकर बड़े पैमाने पर संघर्षरत रहे हैं। हाल ही के समय में हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में राम वनगमन के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा एक यात्रा निकाली जा रही थी, जिसका आदिवासियों के द्वारा विरोध किया गया। इसके पहले देश में जब राम मंदिर बन रहा था, तब झारखंड के आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर सरना की मिट्टी ले जाने का विरोध किया, जिसके ऊपर भी आपका व्यू आया था, लेकिन इसके ऊपर आपका व्यू नहीं आया है। क्या जायज़ है ये इस तरह से शेड्यूल एरियाज में जिस तरह से राम वनगमन के लिए यात्रा निकालना, धर्म को प्रोपोगेट करना, लेकिन बाकी चीज़ों को छोड़ देना, वही आदिवासियों के कल्याण के लिए अभी तक कोई बेसिक प्लान नहीं बनाना? आज भी आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। उनकी वाटर पॉलिसीज़ अभी तक सरकार की ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाई है, रोडें नहीं बन पाई है। ऐसी स्थितियों में इस तरह की यात्रा का दिखावा करना, इसको आप पूरे किस परिदृश्य में देखते हैं और क्या करने की जरूरत है देश में इस समय? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का ही ये एक दस्तावेज है, जो छत्तीसगढ़ पेशा नियम 2020 जो है, इसको जो है वो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ही जो है वो इसको अभी असेंबली फाइनल करने की है, पर इसको डिक्लेयर किया कि हम इसको बनाना चाहते हैं। फिर पेशा कानून है 1996 का, फिर छत्तीसगढ़ का लैंड रेवेन्यू कोड है और पंचायत का जो है लॉ है। अब ये तमाम लॉज को अगर आप रीड कर ले तो खुद सरकार के ही डॉक्यूमेंट से कह रहे हैं कि भाई शेड्यूल्ड एरिया में सांस्कृतिक इशू को लेकर भी, धार्मिक इशू को लेकर भी उसको रेगुलेट करने का जो अधिकार है वो ग्राम सभाओं का है। ये स्वयं पेशा लॉ कह रहा है, ये उसके नियम कह रहे हैं और लैंड रेवेन्यू कोड और पंचायत का नियम भी कह रहा है। जब ये पार्लियामेंट का कानून ये कहता है, खुद विधानसभा का ये कानून कहता है, खुद सरकार का भी जो नियम बना रही है पेशा के, वो भी इस बात को कह रही है, तो बगैर ग्राम सभा के अनुमति के जो आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी प्रकृति को मानते हैं, आदिवासी संस्कृति और सभ्यता ये प्रकृति को मानने वाली है, मानवता को मानने वाली है, तो अब जो रामगमन कर रहे हैं ये एक अलग धर्म का विषय है। कल्पना को सत्य का स्वरूप देने का कार्य जो बघेल सरकार कर रही है। अगर बीजेपी भी मंदिर बनाकर राजनीति करती है और बघेल सरकार भी यदि जो है रामगमन यात्रा से अगर काल्पनिक चीजों को तथ्यात्मक बनाकर कुछ करना चाहती है, तो मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस को आत्मचिंतन करने का विषय है कि उसको सेंटर की पार्टी रहना है या राइट की तरफ जाना है। अगर उसको राइट की तरफ जाना है तो वो राइट की तरफ रहे, तो कांग्रेस बीजेपी दोनों के साथ में जो है वो एक जैसा डील करेंगे देश के अंदर में। पर मुझे ये लगता है कि कांग्रेस नीतिगत तौर पे बौद्धिक दिवालिया हो गई है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी को कैसे टैकल करना है, इसलिए इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें जो है वो कर रही है। ये पूर्णतः गलत है। आदिवासियों की संस्कृति ये प्रकृति के आधार पे, मानवता के आधार पर है, वो उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। और इसलिए ये यात्रा का जो आदिवासी विरोध कर रहे हैं कांकेर जिले के अंदर में या बस्तर में या राजनांदगांव के अंदर भी होगा, वो न्यायोचित है और वो अपनी परंपरा के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से कर रहे हैं, उसका हमें आदर करना चाहिए। इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो देश में वैश्विक भुखमरी में 117 देशों में 94 देशों में रिपोर्ट आई है। 94 नंबर पर भारत के होने की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद में खुशहाली इंडेक्स में 144वें नंबर पर भारत होने की, और अभी हाल ही के समय में मानव विकास की जो रिपोर्ट आई है उसमें 155वें नंबर पर इनको हेल्थ इंडेक्स में बताया गया है, जिसमें 10,000 पर 5 बेड होने की बात की गई है। क्या ये दर्शाता नहीं कि भारत आज भी बहुत पीछे है, भारत में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? इसको लेकर सरकार में सीरियसनेस नहीं दिखाई देता है, लेकिन बाकी चीज़ों को लेकर ज़्यादा सरकार काम करती है। खास करके ऐसी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है जिसमें लोग दिग्भ्रमित हो, जिसके माध्यम से उनको केवल फ़ायदा मिले। तो इसको लेकर क्या कोई ऐसी मास्टर प्लानिंग हो रही है देश में, या आप कुछ कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से लोगों का ध्यान भटके और देश एक पॉलिसियों की राजनीति को अडॉप्ट करे और इसको पहचान पाए? देखिए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा और राज्य के नाम पर वोट लेना आसान होता है, और कांग्रेस हो या बीजेपी हो या बाकी भी कुछ पार्टियां वो इस तरह की बातें करती है। लेकिन एपीआई पहली पार्टी है जिसने नीति की बात की है, और नीति अभी हमने इसको डिक्लेयर किया है। आप जानते हैं कि जो हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें डिक्लेयर किया, हर इलेक्शन में पॉलिसी कमिटमेंट डिक्लेयर किया, और हमने चैलेंज किया कांग्रेस बीजेपी को या बाकी भी पार्टीज़ को कि भाई इससे अच्छा आपके पास हो तो आओ हमसे डिस्कस कर लो, भारत की जनता को ये समझ लेने दो और इसके ऊपर में जो है डिसाइड कर लेने दो कि भाई देश कैसे जो है वो महान हो सकता है। अब आप न्यू इंडिया बोल देने से जो है तो, या विश्व गुरु बोल देने से तो आप नहीं बन जाएंगे। देखिए, हमारे देश में वो सब कुछ है जिससे हम चाइना अमेरिका के बराबर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको विशेष नीतियों की ज़रूरत है। देखिए, आपको मोटी मोटी बात मैं बताता हूँ। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दो बातों को समझिए। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स,
ये 4 रिफॉर्म्स जो है जब तक देश के अंदर में ठीक से नहीं आएंगे, हमारा कंट्री जो है वो आगे नहीं जाएगा। देखिए, शिक्षा के विषय में मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या बात कह रहा हूँ कि भाई हमारी जो शिक्षा है, अभी 26% हम उच्च शिक्षा में हैं। स्किल यानी हुनर कितना है, तो हमारे पास जितना एजुकेटेड जो पॉपुलेशन है उसमें केवल 5% स्किल्ड है। अभी आप देखिए साउथ कोरिया को देखिए, 80% जो आबादी है वहाँ पर स्किल्ड है। जर्मनी को देखिए आप 70% के आसपास। आप चीन को देख लीजिए 60-65% के आसपास। अमेरिका को देख लीजिए 60%, 60-65-70% के आसपास। यानी साउथ कोरिया जैसा देश के पास में एजुकेशन 96% है, हायर एजुकेशन, और स्किल 80% है। तो नेचुरल है कि जिसको नॉलेज एंड इनोवेशन ग्रोथ कहा जाता है उसमें वो आगे रहेगा। यही कारण है कि सैमसंग टीवी है, सोनी टीवी है, या किया व्हीकल्स है, या हुंडई व्हीकल्स है, ये साउथ कोरिया से आ रही है, जापान से आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप अपना ह्यूमन टैलेंट को और ह्यूमन डेवलपमेंट को, ह्यूमन स्किल्स को ऊपर नहीं ले जाएंगे एजुकेशन पॉलिसी से, तब तक के जो है आप पीछे रहेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अर्थव्यवस्था में ये बात डिबेट पहले भी हुई है और अब ये प्रूवन फैक्ट है कि यदि हम आज़ादी के समय में सही इकोनॉमिक मॉडल को लागू करते तो आज हम अमेरिका के बराबर रहते, या हम अपनी काली अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करते तो हम अमेरिका के बराबर होते थे। इसका अर्थ ये है कि 1949-50 से लेकर तो आज तक हमारी आर्थिक नीति का जो मॉडल होना था, देखिए 2 तरह के मॉडल हैं, या मैं इकोनॉमिक्स में कहूँ तो एक समाजवाद का मॉडल था, एक पूंजीवाद का मॉडल था। फिर प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स में कहूँ तो एक श्रम आधारित मॉडल होता है, एक पूंजी आधारित मॉडल होता है। तीसरा मॉडल अभी जो आया है, जो ज्ञान और इनोवेशन आधारित मॉडल होता है। तो हमको इसको कैसे फ्यूजन करना है, अगर ये किसी सरकार को समझ में नहीं आएगा तो हमारे देश के अंदर में ग्रोथ नहीं होगी, रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब विषमता जो मैंने कहा कि 1000 लोगों के पास अगर 30% GDP है और अगर 10% लोग 70% अगर हमारे देश में अगर उनके पास संपत्ति है, तो बाकी लोगों के लिए क्या चीज़ें बच जाएगी, तो हम डेवलप्ड नेशन जो है वो नहीं हो पाएंगे। तो भारत में पहले कांग्रेस ने गलत नीतियों को अख्तियार किया, अब बीजेपी गलत नीतियों को अख्तियार कर रही। तो मैं बार बार फिर ये कहना चाहूँगा, या तो इन लोगों को बिल्कुल ये नहीं आता है, या ये लोग ये चीज़ें जानबूझ के कर रहे हैं ताकि विषमता भारत में बनी रहे, पिछड़ापन बना रहे, गरीबी बना रहे और भेदभाव चलता रहे। मुकेश अंबानी का एक अभी हाल ही के समय में एक बयान आया था देश में, उनका कहना है कि 21वीं सदी में भारत ही सारे देशों को रास्ता दिखाएगा। क्या आपको संभव लगता है आज की परिदृश्य में? नहीं, रिलायंस कंपनी को रास्ता दिख जाएगा लेकिन देश का रास्ता तो नहीं दिखा पाएगा। कैसे दिखेगा? वो तो अमीर हो सकते हैं, जब तक मोदी जी है तब तक उनका तो पहले 10 में ऊपर ही आ रहे हैं, शायद 7वें पे कहीं पहुंच गए, अब 14 पे पहुंचने वाले ऐसे कहते हैं। तो वो जो है वो ऊपर जाएंगे, लेकिन जो है वो भारत कैसे आगे जाएगा? मैं अंबानी जी से ये पूछना चाहूँगा कि आपका प्री इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका टैक्सेशन सिस्टम यदि ठीक ना हो, पोस्ट इनकम टैक्सेशन अगर ठीक ना हो, यानी अगर आपका टैक्स GDP रेशियो किसी भी कंट्री का 11% हो, दुनिया में 30% 40% तक के टैक्स GDP रेशियो है, अगर आपके वेल्थ टैक्स ना हो, इनहेरिटेंट टैक्स यानी फादर जो बच्चों को देता है उस पर अगर प्रॉपर्टी पे टैक्स यदि ना हो, तो आप मुझे बताइए कि भारत जो है वो कैसे रास्ता बताएगा और आर्थिक पावर कैसे बनेगा? वैसे तो अभी हम 7वें नंबर पर हैं GDP में, और हमको 3rd नंबर पर होना चाहिए चाइना के और अमेरिका और चाइना के बाद में। लेकिन जब तक ये जो नीतियाँ मैं कह रहा हूँ, देखिए हमको लेबर और कैपिटल जो इंटेंसिव मॉडल है उसको फ्यूजन करना पड़ेगा, और इनोवेशन एंड जो है नॉलेज ड्रिवन ग्रोथ को जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ एजुकेशनल रिफॉर्म्स को लाना पड़ेगा, और ये संसद और सरकार जो गलत नीतियाँ बनाती है उसके लिए इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। और जो कोर्ट व्यवस्था है हमारी, जो न्यायपालिका है, वो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। तो जो हमने जो है कॉमनवेल्थ लॉ ट्रेडिशन में सिलेक्टेड जो मॉडल को अडॉप्ट किया है, तो उसको जो है हमको जुडिशियल कमीशन के माध्यम से एग्जामिनेशन होकर फिर उनका सिलेक्शन प्रोसेस हो, रिमूवल प्रोसेस हो, इसके लिए और अकाउंटेबिलिटी उनमें फिक्स हो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, इसके लिए जो हमको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ये 4 रिफॉर्म्स अगर होते हैं, और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस के आधार पे हमारी एजुकेशन और बाकी पॉलिसी बननी चाहिए। मंदिर बनाने पर हमारा ध्यान है, वैक्सीन बनाने पर ध्यान नहीं है। तो मंदिर पे आपका ध्यान रहेगा, वैक्सीन पर ध्यान नहीं रहेगा। अगर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस पर ध्यान नहीं रहेगा तो आप जो है वो कभी भी रास्ता नहीं बना सकते। मैं अंबानी जी से पूछना चाहता हूँ, रिलायंस से, क्या 5G वो खुद मैन्युफैक्चर कर सकते, इन्वेंट करते? मैं चैलेंज कर रहा हूँ रिलायंस को। आप खरीद रहे, पहले चाइना से खरीदने वाले थे, अभी साउथ कोरिया से आप खरीद रहे, और साउथ कोरिया से खरीद रहे उसमें भी 3rd कंपनी चाइना का ही शेयर है, तो आप वाया मीडिया से खरीद रहे। मैं अंबानी से ये कहना चाहता हूँ, रिलायंस कंपनी से, कि आप R&D एंड इनोवेशन में 5G को इंडिया में मैन्युफैक्चर यदि कर सकते हैं तो आपकी बात को मैं 2 मिनट के लिए मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा कि हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल है।
अगर सब अमेरिका ने और चाइना ने और जापान ने और साउथ कोरिया ने अगर R&D करना है, जर्मनी और इंग्लैंड ने और फ्रांस नहीं करना है और स्विट्ज़रलैंड नहीं करना है और डेनमार्क नहीं कर लेना है, तो फिर आप केवल खरीद लेना है पैसे के बेस पे, यहाँ से सब्सिडी लेकर, बैंक का लोन लेकर, शेयर के पैसे से। तो इसको अगर आप कह रहे हैं कि भारत रास्ता दिखाएगा, तो ये नीति से नहीं दिखाएगा। इस नीति से भारत ना नया भारत बनेगा ना आप। जाते जाते अंतिम सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, कल्पनाओं की अगर हम बात करेंगे या काल्पनिक चीज़ों की अगर हम बात करेंगे, तो कल्पनाओं में हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत बहुत जल्द ही अमेरिका और चाइना की बराबरी में खड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या इसकी वाकई में ऐसी ठोस नीतियाँ बनाई जा सकती है कि चाइना या अमेरिका या अदर जो स्टेट्स, अदर जो देश है, कंट्रीज़ है, जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं इस समय और काफ़ी आगे है, ऐसे देशों का मुकाबला भारत कर सकता है? इसके लिए क्या नीतियों की ज़रूरत है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, और ये मैं बहुत चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि कॉस्मो ह्यूमनिज्म में ये जो मैनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस है, उस पर मैंने ऑलरेडी इसका रास्ता निकाला है। और आप अगर शॉर्ट इंटरव्यू है लेकिन फिर भी शॉर्ट में बताना चाहूँ, देखिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। हमारा संविधान अच्छा है, लेकिन इसमें सारी बातों का सलूशन नहीं है। इसको पॉजिटिवली अमेंड करना पड़ेगा। इसमें पॉजिटिव अमेंडमेंट करके मानवाधिकारों का संविधान में लाना पड़ेगा, आदिवासियों मूल निवासियों के अधिकार लाना पड़ेगा, चुनावी व्यवस्था को प्रातिनिधिक बनाना पड़ेगा। उसके बाद में संसद और सरकार और साथ में जो न्यायपालिका है उसकी जो है जवाबदेही को जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और चुनावी व्यवस्था में FPDP के साथ PR सिस्टम का मिक्स सिस्टम लाना पड़ेगा। फिर पब्लिक फंडिंग वगैरह सारे इश्यूज़ हैं। इसके साथ जो टेक्नोलॉजी और साइंस का डेवलपमेंट हो रहा, उसके लिए इसमें अमेंडमेंट आने की ज़रूरत है। फिर हमारी अर्थव्यवस्था में जो है वो प्रैग्मेटिक यानी वास्तविक और मानवतावादी कैसे हो, उसका अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारी जो पॉलिसीज़ है वो साइंस और ह्यूमनिज्म पर बेस्ड होना चाहिए। तो चाहे हमारी वो एजुकेशन पॉलिसीज़ हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, अगर वो साइंस और विज्ञान और मानवता पर बेस्ड नहीं है तो फिर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, जो हमारा फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, संघीय प्रणाली, उसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन लाने की ज़रूरत है। संघीय प्रणाली रहे लेकिन थोड़ा करेक्शन लाने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें की जाए और भेदभाव जो जाति के आधार पर है, या महिलाओं के साथ जो भेदभाव है, या जंगलों में आदिवासियों के साथ भेदभाव है, गाँव में गाँव के लोगों के साथ भेदभाव है, किसानों के साथ भेदभाव है, श्रमिकों के साथ भेदभाव है, इसको यदि दूर किया जाए मानवाधिकारों की पॉलिसीज़ को लागू करके, और सबको स्वतंत्रता से डेवलप होने का रास्ता यदि मिले, तो मैं समझता हूँ कि 10 साल में हमारे देश में वो सब चीज़ें हैं जो हम अमेरिका चाइना के बराबर आ सकते हैं। उसके बाद क्या हम लीड करेंगे वो बात की बात है, लेकिन 10 साल यदि कॉस्मो ह्यूमनिज्म के आधार पे भारत में सरकार बनती है और API की यदि सरकार बनी, तो मैं चैलेंज से कहता हूँ कि 10 साल में हम अमेरिका चाइना के बराबर आ सकते हैं। और इंडिया जो है 2050 के बाद अगर यही नीतियाँ अच्छे से लागू की गई और इसको और डेवलप किया गया, तो शायद नंबर 1 पर भी 2050 के बाद आ पाएंगे। निश्चित ही देश में बदलाव की जरूरत है और बदलाव के लिए नीतियों की राजनीति की भी जरूरत है। ऐसी ही राजनीतियों को इस समय देश में लगातार अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर देश के विभिन्न राज्यों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करके ऐसी नीतियों के माध्यम से लोगों को धर्म की राजनीति से बाहर निकालने का भी काम कर रहे हैं। ये ऐसे ही विचारों को लेकर आज हमने एनलाइटन इंडिया के लिए विशेष साक्षात्कार राजनांदगांव जिले में आयोजित किया था। आप देख रहे थे एनलाइटन इंडिया, जिसमें आपने अभी तमाम विषयों पर, चाहे रिजर्वेशन के विषय हो या फिर किसान आंदोलन से जुड़े विषय या फिर मानव अधिकारों के संदर्भ में बात हो या संविधान में प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट की बात हो, ऐसे तमाम विषयों पर आपने API के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर को सुना। आपसे हमारा यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।